खैर मकदम में आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम को लेकर घमसान मचा हुआ है। शिवसेना और बीजेपी के बीच इत्तेहाद बचेगा या टूटेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों पार्टियां अपने अपने मुतालबात पर अड़ी हुई हैं। सवाल है कि अगर इनका इत्तेहाद टूटता है तो महाराष्ट्र में क्या होगा, इंतखाबात की तस्वीर क्या होगी। इसके अलावा बात करेंगे चीनी दरअंदाजी की। चीन के सदर शी जिनपिंग के हिंदुस्तान दौरे के बावजूद चीन ने हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की है। लद्दाख के चुमार में सैकड़ों चीनी फौजी घुसाए हैं। चीन की इस नापाक हरकत से यह साफ होता है कि हिंदुस्तान को आंखें मूंदकर चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हालिया हिंद चीन समझौतों से सरहदी तनाज़ात हल करने में कुछ मदद मिलेगी? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी अब्दुल कादिर शम्स साहब और मोहतरम शाह आलम इस्लाही साहब। फोन लाइन पर हमारे राब्ते में होंगे महाराष्ट्र के हमारे नुमाइंदे एहतराम अली साहब। चीनी दरअंदाजी पर भी हम माहिरीन को शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद को बचाने की कोशिशें जारी हैं। सीटों की शेयरिंग के इशू पर बीजेपी के महाराष्ट्र के इंचार्ज ओम माथुर अब शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे। जराये के मुताबिक इस इशू पर बीजेपी के सदर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने फैसले पर दोबारा गौर करे, खासकर उन 59 सीटों पर जहां शिवसेना आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन शिवसेना बीजेपी को 125 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा कि शिवसेना मीडिया के जरिए बात न करे बल्कि आमने सामने बात करे। बीजेपी लीडर राजू प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि इत्तेहाद बरकरार रहे। हालांकि ये भी सच है कि सीईसी की मीटिंग में बीजेपी ने सभी 228 सीटों पर बहस की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के ओहदे को अलग करके अगर बात की जाए तो रास्ता निकल सकता है। यदि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम संयुक्त सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम सीटों का आदान प्रदान ऐसा करें कि जिन सीटों पर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आए। और जो आंकड़े उभर के आए, ये मुख्यमंत्री का रेस नहीं है। हम महाराष्ट्र की जनता पहले चाहती है कि हम अपनी सरकार एनसीपी कांग्रेस की सरकार को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के साथ सरकार बनाएं। तो ये मुख्यमंत्री का दौर नहीं है, उसकी लड़ाई नहीं है। पहले सरकार बनाना है, संयुक्त सरकार बनाना है और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के बोझ से महाराष्ट्र को मुक्त करना है। ये हमारा संवाद है। यदि मुख्यमंत्री केंद्रित निर्णय होने लगेगा संख्या के आधार पर तो शायद इसमें कठिनाई उत्पन्न होगी। और ये हमारा अपील है शिवसेना से कि इसे निश्चित रूप से कंसिडर किया जाए और हम समझौता को बरकरार रखें, इस पर आपस में पहल की जाए। हालात हाजरा में आज हमारे साथ मेहमान हैं जनाब अब्दुल कादिर शम्स साहब और शाह आलम इस्लाही साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया, आइए बातचीत का आगाज करते हैं दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए। अब्दुल कादिर शम्स साहब, 25 बरस का इत्तेहाद टूटने की कगार पर है, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है। क्या बात बन सकती है या ये इत्तेहाद टूट सकता है? क्या अंदाजा लगाएंगे आप? देखिए, जहां तक शिवसेना और बीजेपी की बात है तो ये 25 साल इत्तेहाद मुझे नहीं लगता कि ये टूटने वाला है। इसलिए कि इसकी बुनियाद में जब जाएंगे तो ये दोनों पार्टियां अपने जो नजरियाती तौर पर जो हमाहंगी है उस चीजों उस बुनियाद पर ये दोनों पार्टियां अलग नहीं हो सकती। जहां तक अभी जो खींचातानी है, एक दूसरे पर जो वार हो रहा है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, दरअसल दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों को, अपने लीडरों को या अपने कारकुनों को मुतमईन करने का ये एक्सरसाइज है और बिलाखिर दोनों ही पार्टियां मुत्तहिद होंगी और वहां पर मैदान में ये लोग कूदने वाले हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं वो इख्तलाफात दरअसल है नहीं। शाह आलम इस्लाही साहब, अब्दुल कादिर शम्स साहब कह रहे हैं कि चूंकि नजरियाती बुनियाद पर इत्तेहाद है और इस तरह के बयान आते भी रहते हैं। पिछले दिनों संजय निरुपम का बयान आया था, जो शिवसेना लीडर है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो बीजेपी से इत्तेहाद वो हिंदुत्व की बुनियाद पर है। लेकिन आजकल इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हमने मोदी को सेंटर तक पहुंचाने में मदद की है और उनके तमाम लोग मुखालिफ थे लेकिन शिवसेना उनके साथ रही, ठाकरे साहब ने उनका साथ दिया। तो अब शिवसेना ये चाहती कि महाराष्ट्र में उसे हुकूमत करने का मौका मिले। तो शाह आलम साहब, इस सूरत हाल में क्या समझते हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र की जहां तक सूरत हाल है उसे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि
कि शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद तो टूटेगा नहीं, लेकिन अभी तक जो घमासान जारी है वो सीटों को लेकर के है। और एक दूसरी पार्टी जो इस मरतबा महाराष्ट्र में अपनी तबाह आजमाई कर रही है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी वजह से शिवसेना को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अगर हम इत्तेहाद नहीं करते हैं तब भी हमारा ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। एक सूरत ये निकल रही, तो जिसकी वजह से शिवसेना अभी अपने मौके पर अड़ी हुई है। लेकिन बहुत मुमकिन है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी जो दिखाई दी जा रही है कि बीजेपी फ्लेक्सिबल हो सकती है और शिवसेना और इत्तेहाद जो है बरकरार रह सकता है। इस वजह से कि उसे मालूम है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो जो हमारा वोट जहां से डिस्टर्ब होगा तो ना कांग्रेस एनसीपी के खाते में जाएगा, बल्कि एक अलग रुख सपा और इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद होता है उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं। तो इस पर्सपेक्टिव को में अगर देखा जाए तो शिवसेना जो है इत्तेहाद तोड़ भी सकती है और इत्तेहाद के बाद, इलेक्शन के बाद जो नतीजे जाएंगे उसके बाद इनका इत्तेहाद बन सकता है हुकूमत साजी में। जी बिल्कुल। शम्स साहब शालम से एक नए नजरिए से सोच रहे थे कि जिस तरह इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात वहां चल रही है, उनको लग रहा है कि वोटों की तकसीम मुसलमानों की हो सकती है, तो मुमकिन है कि हमें बीजेपी की जरूरत न पड़े या बीजेपी ये सोच रही है कि शिवसेना की जरूरत न पड़े। लेकिन जो हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज अभी आए हैं और उसमें जिस तरह पर बीजेपी को जो शिकस्त हुई इसका इम्कान नहीं था, उसका भी असर मेरे ख्याल से इस तमाम जो सीटों की तकसीम का मामला उस पर पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके जो नतायज आए हैं तकरीबन उसी तरह के नतायज जो है महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भी आने वाले हैं। जहां तक नई बात जो है शाह आलम साहब ने कही है वो उसका सीधा फायदा जो है दरअसल शिवसेना उठाना चाहती है महाराष्ट्र में, इसलिए कि महाराष्ट्र से जो कर्नाटक से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर सिंधमारी होने का इम्कान है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि वोट को इस तरह तकसीम किया जाए ताकि एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद को मजबूत होने का मौका न मिले और शिवसेना उसका फायदा उठाकर आफ्टर इलेक्शन कोई वो इस तरह की तजवीज अंदर खाने शायद हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सीधा इसका नुकसान उस इत्तेहाद को होगा, उस 25 साल इत्तेहाद का होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि इलेक्शन 2-4 दिन के अंदर ये बात खुलकर सामने आ जाएगी और वो इत्तेहाद पूरी मजबूती के साथ फिर सामने खड़ा होगा। 2-4 दिन के अंदर बात खुलकर सामने आ जाएगी। शाह आलम साहब, जिस तरह उधर एनसीपी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर तनाजा चल रहा है, इधर शिवसेना बीजेपी के दरमियान चल रहा है, कहीं ना कहीं आपस में बड़ा ताल्लुक है। दोनों जो इत्तेहाद हैं वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस या एनसीपी वाले क्या कर रहे हैं, शिवसेना या बीजेपी वाले किस तरह का रुख इख्तियार करते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं मुनसिर है सूरत हाल। दोनों की एक मजबूरी है, कांग्रेस और एनसीपी की मजबूरी इत्तेहाद वहां महाराष्ट्र में और शिवसेना और बीजेपी की भी मजबूरी है। लेकिन इस तरह इस मरतबा इलेक्शन में कुछ सिनेरियो चेंज नजर आ रहा है। एक दूसरी पार्टी भी सपा भी अपना जोर आजमाई कर रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ सपा की बहुत सारी सीटें आएंगी, लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मुस्लिम वोट उनकी तरफ माइल हो सकते हैं। तो एनसीपी और अगर कांग्रेस इत्तेहाद बरकरार रहता है तो इनकी भी मजबूरी रहेगी अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने की। ये असल नुकता है। जी बिल्कुल, इनकी भी मजबूरी है कि इत्तेहाद बरकरार रखा जाए। अब्दुल कादिर शम्स साहब, जिस तरह ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद, 25 बरस के बाद शिवसेना का सिर्फ इस्तेमाल करती रही बीजेपी, लेकिन इस बार उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे या अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए तो शायद वो कुर्सी तक पहुंच जाए इख्तियार की। दरअसल शिवसेना में जब इख्तलाफ हुआ था, जब उद्धव ठाकरे और उसकी जो दूसरा धड़ा जब बना था उसके बाद से जो कमजोर राज ठाकरे जब कमजोर हुई थी शिवसेना, अब इस बार ऐसा लग रहा है कि शिवसेना एक मजबूत ताकत बनकर उभर रही है। और खास तौर से एक बात देखें कि बार बार ये अपील किया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे हों या फिर बीजेपी प्रमोद महाजन ने जो है मिलकर जिस इत्तेहाद को कायम किया था उसकी दुहाई दी जा रही है कि उसके नाम पर हम लोग फिर एक बार मुत्तहिद हो जाएं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन शिवसेना ने जो अपना दाखिली जो सर्वे कराया है उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी से वो किसी न किसी एतबार से ऊपर है और उनकी सीटें ज्यादा आने वाली हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अपनी मोदी लहर का अभी जो उसका एक तिलिस्म टूटा है, तिलिस्म अभी नहीं टूटा है और वो अपने अंदर से एक मजबूत पार्टी बनकर उभरना चाहती है और एक नई ताकत बनकर महाराष्ट्र में आना चाहती है। इसलिए ये तकरीबन ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं ये उसी के पेशखेमा है, वरना पहले से ही वहां शिवसेना बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। जी शाह आलम इस्लाही साहब, जिस तरह ये है कि बीजेपी तमाम रियासतों में हुक्मरानी चाहती है सेंटर में आने के बाद, और इधर जो हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज से कहीं ना कहीं चौकन्ना हुई है, तो इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं ये मजबूरी का इत्तेहाद भी बन सकता है। दोनों जो ग्रुप हैं आपस में कोई ना कोई समझौता करने पर मजबूत हो सकते हैं।
देखिए, जैसा कि अभी शम्स साहब ने ये कहा कि वहाँ शिवसेना मजबूत पोजीशन में है, मैं इस चीज को नहीं मानता। बाला साहब ठाकुर के बाद वहाँ शिवसेना कमजोर हुई है। वहाँ वन मैन शो पार्टी के में तमाम बड़े लीडरान ये कह रहे हैं। मुरली जोशी के साथ जो है इससे पहले जो सलूक किया गया शिवसेना में, स्टेज पर बुलाकर उनको जिस तरीके से किया गया, तमाम अंदरूनी तौर पर शिवसेना में इंतशार पाया जा रहा है, वो वन मैन शो होने की वजह से। अगर इस टाइम ये कहा जाए कि शिवसेना की पोजीशन बीजेपी से ज्यादा या बीजेपी के मुकाबले में उनको ज्यादा सीटें आ रही, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ लगता नहीं। और बीजेपी अभी भी देखिए समझौता करने के लिए इस वजह से तैयार है, वो मौक़िफ़ रख रही है कि अगर आप वज़ीर आला का कलमदान जो है बीजेपी के जिम्मे कर दे तो हम सीटों को और ज्यादा दे सकते हैं। जी, शाह आलम साहब, एहतराम अली साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं मुंबई से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। एहतराम अली साहब, क्या चल रहा है सीटों की तकसीम को लेकर शिवसेना और बीजेपी के दरमियान? क्या ये इत्तेहाद टूट जाएगा या कुछ चांस है कि इसमें कोई समझौता हो सकता है? देखिए, समझौता होने की उम्मीद ज्यादा नजर आती है। उसका मेन मकसद ये है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अगर ये पार्टी टूटती है तो कांग्रेस और एनसीपी की भी पार्टी टूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा। और देखा जाए तो पिछले 15 साल से जो है कांग्रेस और एनसीपी का दबदबा यहाँ पर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में शिवसेना जरूर ये चाहेगी कि जो उसकी डिमांड है 151। तो एहतराम अली साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। इस दरमियान विजेंद्र गुप्ता साहब जो बीजेपी लीडर है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब, अभी बातचीत जारी है शिवसेना और बीजेपी के इत्तेहाद को लेकर, गठबंधन को लेकर। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जिद पर कायम हैं, अपने अपने मुतालबों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि क्या ये गठबंधन टूट जाएगा जो 25 बरस पुराना है, या कोशिशें की जाएंगी कि बरकरार रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं बरकरार रहे, लेकिन इसमें शिवसेना की जो एक नियत है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लाजमी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 119 सीटों पर लड़ी थी जी, और ये भी तय है कि कोई भी आंकड़ा किसी भी चुनाव का तो किसी भी पार्टी के लिए फाइनल फिगर नहीं है। हर बार जैसी परिस्थितियां होती है वैसा गठबंधन जो है सीटों का बंटवारा होता है। तो इस बार बहुत साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में एक बेहतर प्रदर्शन किया पूरे देश भर में, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी हमारी बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट आया है सामने, उसके बावजूद शिवसेना को ये समझना होगा। लेकिन मामला तो यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। जी, क्या मामला है? क्योंकि बात 119 और 130 सीटों में क्या फर्क है, और वो भी वो सीटें जो शिवसेना के लिए कोई मायने नहीं रखती जी, यानी कि वो सीटें जो शिवसेना आज तक अभी तक कभी जीती नहीं है। तो फिर जब गठबंधन है तो मकसद तो दोनों पार्टियों का एक है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए और हम सत्ता में आए जी। तो फिर ऐसी ये एक तरह का इस तरह की सोच किया कि भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे और इस तरह के हालात पैदा करेंगे जिसमें से ये निकल करके आए कि शिवसेना जो है जी, उसका जो है हर तरह से जो वो कहेगी वही होगा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता साहब, अगर ये गठबंधन टूटता है तब क्या होगा? किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा या शिवसेना को फायदा होगा? देखिए, हम गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते। नहीं, केस अगर टूटता है फायदे और नुकसान का सवाल ही नहीं है। सवाल है कि अगर दिलों में जगह नहीं है और हमारे अंदर हम इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें जी, तो फिर तो बात तो ये आ गई ना कि आखिर माजरा क्या है जी, आखिर दिल में क्या है। लेकिन क्या समझते हैं आप, क्या माजरा हो सकता है? अगर हम आपसे जानना चाहें, आप क्या समझ रहे हैं? माजरा बड़ा साफ है, जो जनरली बात में सामने आ रहा है। ये कोई मेरा तथ्य नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं कहीं जी, इसको आप मुझसे जोड़ें। नहीं आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो मतलब बहुत बेटर है शिवसेना से जी, और चूंकि ये भी फैक्ट है दोनों पार्टियों में कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जी। तो मुझे लगता है कि शिवसेना के मन में ये था कि कुर्सी तक पहुंचा जाए।
बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा है और अगर उनको सीटें, कोई हमने एक बड़ा गैप नहीं रखा उनसे सीटों के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली हमसे ज्यादा सीटें जीतकर आगे आने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता साहब, वक्त इजाजत दी दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम चीनी दरअंदाजी पर बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमान अब्दुल कादिर शम्स साहब और मोहतरम शाह आलम इस्लाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद हालात हाजिर में एक मरतबा फिर आपका खैर मकतब है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे चीनी दरअंदाजी पर। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल कादिर शम्स साहब और शाह आलम इस्लाही साहब, जो सीनियर सहाफी हैं। हिंदुस्तानी सरजमीन में चीनी फौजियों की दरअंदाजी का असर दोनों ममालिक के रिश्तों पर पड़ने लगा है। हुकूमत हिंद ने चीनी मीडिया से वाबस्ता सहाफियों का दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। सहाफियों का यह वफ्द अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाला था। हुकूमत ने यह फैसला सरहदी इलाकों में चीन की तरफ से हो रही मुसलसल दरअंदाजी के पेश नजर किया है। आपको बता दें कि चीन की फौज ने लेह के चुमार में अपने खैमे नस्ब कर दी हैं और हिंदुस्तानी फौज की तरफ से वार्निंग के बावजूद वो इलाका खाली करने को तैयार नहीं है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में हिंदुस्तानी सरहद के अंदर अपने 7 खैमे नस्ब कर लिए हैं। पीएलए की कार्रवाई पर नादिम होने के बजाय चीन उल्टा हिंदुस्तान को मुरीद इल्जाम ठहरा रहा है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तानी फौज चीन का बेहतर तरीके से जवाब दे रही है और देती रहेगी। कैंप भी लगा रहे हैं, इसको कितनी संजीदगी से, कितने उससे देखता है? देखिए, जमीन बहुत कठिन जगह है, वहाँ एग्जैक्टली कौन सा स्पॉट में क्या लगा है इसका रिपोर्ट देना पड़ता है। ऐसे प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। और उसने चीन की दरअंदाजी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। We demand that the Prime Minister speaks to the nation in a proper statement on the issues I have raised. We demand that in fact the Prime Minister also in measured but very firm and clear and unequivocal tones tells the Chinese government. मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको पार्टी राजनीति की परिधि से, संकीर्णता से, राजनीतिक ढंग से नहीं देखना चाहिए। ये भारत के गौरव का मुद्दा है। और इस वक्त खारजा उमूर के माहिर सुधीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बात का आगाज करते हैं। सुधीर सिंह साहब, चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वहां के राष्ट्रपति यहां आते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हैं और कई समझौते भी करते हैं, उसके बावजूद वो जो हरकत कर रहा है सरहद पर वो जारी है। देखिए, दरअसल चीन ये देखना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, 30 साल में पहली बार बहुमत से बने हैं, तो उनमें कितनी ताकत है नेतृत्व में। क्योंकि पीछे जो भी हमारे प्रधानमंत्री पिछले 15 साल से बने हैं, चीन के मामले में काफी कमजोर साबित हुए। तो ये जो शुमार में हो रहा है लद्दाख सेक्टर में, इससे चीन नरेंद्र मोदी के धैर्य का परीक्षा ले रहा है। जी।
अगर भारत ने जिस तरह की अभी तक लगाया है, वैसा रुख अगर भारत का बरकरार रहता है तो चीन सोचने को विवश होगा कि जो उसकी नीति है वो भारत को और पूरे एशिया को उसके खिलाफ कर रहा है। और मुझे लगता है कि चीन की फिर जो नीति होगी कुछ अलग होगी। दरअसल चीन दलाई लामा के मरने का इंतजार कर रहा है जी। और जो तिब्बत की का सीमा है वो सीमा अभी हमारे साथ है, चीन का सीमा नहीं है। 1300 किलोमीटर और उत्तर चीन का ओरिजिनल सीमा कि पंडित नेहरू के गलती से ये हुआ और वो आज पूरा देश भुगत रहा है। तो वो कहीं न कहीं तिब्बत से जुड़ा हुआ मामला है। तिब्बत में जो हो रहा है, 150 तिब्बती पिछले बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुआ तब से आत्मदाह कर चुके। बहुत ही वहाँ माहौल खतरनाक है और चीन को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है मानवाधिकार के सवाल पर जी। तो जिंगजियांग में मुस्लिम आतंकवादी लड़ रहे हैं चीन की सेनाओं से। इनर मंगोलिया में भी आग लगी है। तो 60% चीन की जो टेरिटरी है उसमें अभी आतंकवाद चल रहा है या झगड़ा चल रहा है या सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो चीन की आंतरिक अवोदशा भी बड़ी है। तो चीन इन सारे मामलों का इंतजार कर रहा है। सुधीर साहब, आप फोन पर रहिए। हम अभी इस दौरान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद अदीब साहब से। मोहम्मद अदीब साहब, अभी सुधीर साहब कह रहे थे कि चीन जो है वो नरेंद्र मोदी के जब्त का इम्तहान ले रहा है। जी देखिए, मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक बेहतरीन मार्केटिंग के आदमी है। इवेंट मैनेजमेंट है उनके पास जी। वो इवेंट करते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे मामला हमारे तय हो गए। दोनों लीडर यहाँ बात कर रहे थे, वो हमारी जमीन पर घुसते चले आ रहे थे। हमने क्या हासिल किया, जरा इसकी एनालिसिस करिए। कोई भी आदमी इसकी एनालिसिस करे कि जो चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे क्या देके गए हमको, क्या एश्योरेंस हमने लिया। लेकिन इवेंट इतना बड़ा बनाया गया। इस मामले पे मोदी साहब को कमाल है, हासिल है कि इवेंट बना बना के वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और इवेंट बना बना के वो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी भी बना रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे मार्केट पे पूरा कब्जा चाइना ने कर रखा है और हमारे जो हाथ का जो हुनर के जो हमारे मामला थे, यानी दिवालियों की दियों से लेकर बकरीद के बकरों तक अब चाइना से माल आ रहा है। हमारे लोग खत्म हो गए जी। इस पे कोई बहस नहीं। हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, सदर उनका यहाँ मौजूद है, इस पे बात नहीं है। लेकिन एक मीडिया और एक इवेंट का जो उनका एक कॉन्सेप्ट है मोदी साहब का, ऐसा हल्ला मचा कि जैसे मालूम हुआ कि नेहरू जी से भी आगे चले गए। नेहरू ने जो इतना ज्यादा अक्यूज किया था उसमें तय तो पहले करना चाहिए था। अगर हमारी सरहदों का मुआहदा नहीं तय होता तो हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे जी। हमारे देश को सबसे बड़ा खतरा हमारी इन सरहदों से है जी। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो। अदीब साहब मैं मुदाखलत करूंगा। सुधीर साहब ये भी कह रहे थे कि चीन के साथ जो सरहद का मसला है ये नेहरू जी की कहीं ना कहीं इसमें कोताही रही, सो ऐसा हुआ। सुधीर साहब ये फरमा रहे साहब, नेहरू जी की अर्थी को निकालिए, फिर जलाइए, फिर मारिए। आप आए थे सीना फुला के कि हम सब तय करेंगे जी। नेहरू जी ने जो इस जमीन को बना के दिया था, नेहरू जी ने पूरी दुनिया को अपनी लीडरशिप कायम करके दी थी। आप नेहरू को गाली बकते रहेंगे, बुरा कहते रहेंगे। अदीब साहब आप सुधीर साहब से ठोक के आए थे, आप सीना ठोक के आए थे जी। आपको चाहिए था कि पहले उनसे ये कह देते। उस वक्त तो यही कह रहे थे जी, मेरी जमीन पे कोई एक आया मैं 10 मारूंगा जी जी। क्या मजाक किया इन्होंने। अदीब साहब माफ कीजिए, हम सुधीर साहब से आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। सुधीर साहब देखिए, जिस तरह अदीब साहब कह रहे थे कि जो शो ज्यादा था वो इवेंट मैनेजमेंट की तरह, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और थी। देखिए, जो चीन के राष्ट्रपति आए तो मोदी जी ने इस बात को मजबूती से रखा। उनका जो संबोधन है उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंसान के दांत में दर्द होता है तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो दांत के दर्द जो है वो चुमार जैसी घटनाओं को इंगित था। तो स्पष्ट शब्दों में ये बात बता दी गई उनको। और इसके पहले मनमोहन सिंह 10 साल रहे चीन के साथ, 4 बार उनकी मुलाकात हुई। एक भी बार इतना स्टर्न शब्दों में मनमोहन सिंह ने नहीं चीन को ये बताया। तो सवाल ये है कि ये मोदी जी की पहली मुलाकात थी, 3 महीने अभी उनको 4 महीने हुए हैं।
उन्होंने मैसेज दे दिया। अब आगे चीन क्या करता है इस पर फिर नीति बनेगी और उस नीति पर आगे होगा, लेकिन भारत सरकार में भारत कोई भी हो शासन में वो चीन को एक भी इंच जमीन नहीं दे सकता, ऐसा भारत की जनता का भावना है और हर प्रधानमंत्री को उस भावना से बंधे रहना, और मोदी जी भी वैसा ही कर रहे हैं। जी अदीप साहब, आप सुन रहे होंगे सुधीर साहब को। मैं समझ नहीं पाया, आवाज सुधीर साहब नहीं थे, आप मुझे बताएं क्या कहा। सुधीर साहब कह रहे थे कि अभी आगाज है, मोदी साहब ने अपना मौकिफ रखा है उनके सामने किसी न किसी तरह से, और आखिर में हमें 1 इंच जमीन भी जो है हिंदुस्तान वो चीन को नहीं देगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये तवक्को कर रहा था कि मोदी साहब जिन नारों के साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसी बुनियाद पे तो बने थे कि पुरानी सरकार ने कहीं न ढीलापन दिखाया था जी। ये कह के आए थे कि मैं 56 इंच का सीना लेके आ रहा हूं। क्या परेशानी थी अगर वो कहते कि साहब आपको सब कुछ हाजिर है, लेकिन पहले ये तय करिए कि हमारी जमीन का जो मुआहदा है, हमारी लाइन ऑफ जो हमारा जमीन है उस पर क्या मामला है। यानी अगर आज भी उसमें अरुणाचल प्रदेश में हम हिंदुस्तानी होकर नहीं जा सकते जब तक कि हम वहां सर्टिफिकेट न लें। आज ही मेरा भाई गया अरुणाचल प्रदेश, 2 घंटे बाहर बैठा रहा, पर सर्टिफिकेट बना तब अंदर गया। हमारे अपने मुल्क में हम अपने उसमें नहीं जा सकते, इस पे इतनी खामोशी है। और कश्मीर पे पूरा जमीन आसमान मिलाए हुए। मैं तो ये समझता हूं कि मोदी साहब के बारे में मेरी अब ये ओपिनियन हो गई है कि वो बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट बेहतरीन कर सकते हैं। अब वो पूरा एक तमाशा, अब आजकल वो अमेरिका जा रहे हैं, अब सारे इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं जी। हासिल क्या करेंगे? अदीप साहब, उसको उनके प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के बुलाया, क्या हासिल किया? अरे और हमारे यहाँ घुस घुस के मार रहे हैं जी। मोहम्मद अदीप साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है वरना हम ये आपकी गुफ्तगू जारी रखते। सुधीर सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बहस में शामिल हुए, आपका बेहद शुक्रिया आप दोनों हजरात का। अब्दुल कादिर शम्स साहब, आखिर में मुख्तसर से जवाब आपसे चाहेंगे, आपने दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, क्या नतीजा अख्ज़ किया आपने? देखिए, मैं समझता हूं कि चीन का मामला जब तक आता है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या इससे पहले की सरकारें हो, वो अपना सारी तवज्जो जो है पाकिस्तान पर तो रखता है, लेकिन चाइना जितना बड़ा खतरा है इस मुल्क के लिए, या चाइना जिस तरह अपने कदम बढ़ा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो या फिर दूसरे सरहदी इलाकों में, उस पर खास तवज्जो नहीं है। चाइना हमारा इक्तिसादी तौर पर इस मुल्क पर आहिस्ता आहिस्ता अपना कब्जा और पंजा जमाता जा रहा है। इन सारे मामलों को बस एक लफ्ज में यह है, आलम साहब, पाकिस्तान पर तवज्जो ज्यादा है, चाइना और दीगर जो सरहदी इश्यूज उस पर तवज्जो कम, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, अब्दुल कादिर शम्स साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि चाइना, हिंदुस्तान का फोकस असल जो है पाकिस्तान की तरफ है। वो दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को मानता है, चाइना को उतना नहीं मानता, जबकि चाइना से ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को है और सरहदी इलाकों में अंदाजी वो करता रहता है और धड़ल्ले से करता रहता है। बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान को दुश्मन नंबर न माने बल्कि चीन की जो हरकतें उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर शम्स साहब, शाह आलम इस्लाही साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, इस बहस में शामिल हुए। तो नाज़रीन, हालात हाज़िरा में बस इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samalive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।